हाँ जी, तो ये हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन को हमने डिस्कस किया। ये क्लियर हो गया आपको कि हैबिचुएशन क्या है, सेंसिटाइजेशन क्या है? यस चलिए फिर यस आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात जो याद रखने की वो ये है कि हैबिचुएशन जो है इसमें रिस्पांस तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सेंसरी अडॉप्टेशन की वजह से नहीं है या मोटर फटीग की वजह से भी नहीं है। सेंसरी अडॉप्टेशन का मतलब ये होता है कि कोई रिस्पांस आ रहा होता है लेकिन जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो उस स्टिमुलस को सेंस ही नहीं करते, तो उसको हम कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन हो गई है। और मोटर फटीग का मतलब ये होता है कि स्टिमुलस मौजूद है, रिसेप्टर्स उस स्टिमुलस को सेंस भी कर रहे हैं लेकिन रिस्पांस जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि नर्व इम्पल्सिस जनरेट नहीं हो रही होती। वो जो स्टिमुलस है वो इतना ज्यादा रिपीटेडली आ रहा होता है कि दो इम्पल्सिस जनरेट होने के दरमियान जितना टाइम होता है वो उस एक्शन पोटेंशियल को नए सिरे से जनरेट होने के लिए जितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है उतना टाइम भी दरमियान में नहीं होता है, ठीक है। या एक कोई एक्टिविटी आप बार बार एक परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार कोई एक काम कर रहे हैं, तो उससे फिर जो ये जो है आपके नर्व्स, मोटर नर्व्स वो फ्रीग हो जाते हैं, यानी वो रिस्पांस नहीं शो करते, यानी कि जिन मसल्स तक वो मैसेज पहुंचना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें या ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स रिलीज करें, तो वो उन तक मैसेज नहीं पहुंचता, यानी नर्व इम्पल्स ही जनरेट नहीं होती, तो उसको कहते हैं मोटर फटीग। सेंसरी अडॉप्टेशन का मतलब है कि जो रिसेप्टर्स हैं स्टिमुलस को, ऐसा स्टिमुलस जो बार बार आ रहा है उसको फिर और वो उस स्टिमुलस को जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ही ना करें, तो इसको हम कहते हैं सेंसरी अडॉप्टेशन, ठीक है। यानी जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट ही नहीं करते रिसेप्टर्स, ठीक है, और इसको हम सेंसरी अडॉप्टेशन कहते हैं। और मोटर फटीग में क्या होता है कि स्टिमुलस तो डिटेक्ट किया जाता है लेकिन रिस्पांस इतना एफिशिएंटली नहीं दिया जा सकता जितना बार बार एक रिस्पांस एक स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हैबिचुएशन है वो इन दोनों से डिफरेंट है, यानी सेंसरी अडॉप्टेशन भी नहीं है ये और मोटर फटीग भी नहीं है। हैबिचुएशन में सिंपली रिस्पांस जो है वो डिक्रीज हो गया, किस वजह से डिक्रीज हो गया है, क्योंकि जो एक स्टिमुलस आ रहा है उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन एज सच नहीं थी कि उसको रिस्पांस दिया जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हैबिचुएशन, ठीक है। तो हैबिचुएशन जो है ये लर्न बिहेवियर है, ठीक है, जिसमें एक रिपीटेड स्टिमुलस को इररेलेवेंट स्टिमुलस को इग्नोर किया जाता है। जी ये कि कोई एग्जाम्पल हो हैबिचुएशन की एग्जांपल, हैबिचुएशन की एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रेरी डॉग्स का जिक्र किया गया है कि ये डॉग्स जो हैं वैसे तो ये ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो उनको भी ये एज अ थ्रेट लेते हैं, ठीक है, यानी ये एक स्टिमुलस उनके लिए होता है और वो अलार्म कॉल्स देते हैं, यानी ये चूंकि एक उनमें से कोई एक बोलेगा उस थ्रेट को देख के तो बाकी सारे भी उस एक थ्रेट से आगाह हो जाएंगे। लेकिन अब उनके इर्द गिर्द जहाँ पे ये मौजूद है उनके इर्द गिर्द आबादियाँ हो गई हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज हो रही हैं साइडों पे, ह्यूमन बींग्स मौजूद हैं, तो अब उस इन्होंने लर्न कर लिया है कि ये थ्रेट नहीं है, तो अब ये ह्यूमन बींग्स को देखते भी हैं तो ये अलार्म कॉल्स नहीं देते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हैबिचुएशन, यानी स्टिमुलस हो भी तो उसके लिए रिस्पांस जो है वो डिक्रीज हो जाए। और कैसा स्टिमुलस, इररेलेवेंट स्टिमुलस या जो हार्मलेस स्टिमुलस है या जो रिपीटेड स्टिमुलस है, ठीक है, तो ये उसके लिए है एग्जांपल हैबिचुएशन की। हाँ जी, क्लियर हो गया। थैंक यू उसके अलावा यहाँ पे एक थैंक और यू एग्जांपल दी गई है स्नेल्स की, कि स्नेल्स जो हैं वैसे तो वो रिस्पांस देते हैं फौरन से, अगर आप उनको लेबोरेटरी में भी अगर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें ना कि आप वो एक सरफेस पे मूव करें और आप उस सरफेस को ऊपर से टैप करते हैं तो उस टैपिंग से वो फौरन से अपने शेल में छुप जाते हैं, ठीक है, वो उसको एज अ थ्रेट परसीव करते हैं,
उसको एज अ स्टिमुलस वो लेते हैं जो आप टैपिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप हल्का सा बजाएं भी ना उस सरफेस को, तो वो फौरन छुप जाते हैं अपने शेल के अंदर। लेकिन जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं और आप बार बार करते नहीं, यानी एक दफा जब आप ये करेंगे तो वो फौरन जैसे स्टिमुलस होगा, आएगा, रिसीव होगा, तो वो फौरन रिस्पॉन्स देंगे और छुप जाएंगे, अपने शेल में खुद को रिट्रीट कर लेंगे। जब आप दूसरी दफा करेंगे, तीसरी दफा करेंगे, चौथी, जब बार बार आप किए जा रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी लर्निंग होती जाएगी कि कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है, कोई प्रीडेटर नहीं है कि जिससे उनको वो वाइब्रेशन आ रही है, बल्कि ये हार्मलेस स्टिमुलस है। कोई उस वाइब्रेशन के बाद भी कोई प्रीडेटर अपीयर नहीं हुआ, ठीक है, वो ये लर्न कर लेंगे। और जब आप बार बार करेंगे तो पहले जो फौरन विदिन अ सेकंड अपने शेल में छुप जाते थे, तो वो चंद सेकंड्स के बाद छुपेंगे, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा दौरानिया और ज्यादा बढ़ जाएगा उनका, फौरन से पीछे हटने वाला, अपने शेल में खुद को छुपाने वाला। और आहिस्ता आहिस्ता वो ये लर्न कर लेंगे और इसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, यानी आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हैबिचुएशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको हैबिचुएशन? मैम। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो एक बिहेवियर है वो हमने डिस्कस करना है, वो है इम्प्रिंटिंग। और इम्प्रिंटिंग का मैंने आपको बताया था ये एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, इननेट बिहेवियर है, ठीक है। लर्निंग भी इसमें होती है, लेकिन इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। और लर्निंग के लिए, इसमें लर्निंग होती है लेकिन एक क्रिटिकल पीरियड होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट सून आफ्टर बर्थ, जिसमें ये लर्निंग हो जाती है और उसके बाद ये बिहेवियर फिर चेंज नहीं होता। यानी मजीद लर्निंग से इसमें कोई मजीद इम्प्रूवमेंट नहीं आती, बल्कि एक दफा जब ये बिहेवियर लर्न हो गया तो इसमें वो जेनेटिक कंपोनेंट भी था, इननेट कंपोनेंट भी एक था, लेकिन जब ये लर्निंग हो गई उस क्रिटिकल पीरियड के दौरान, तो उसमें फिर मजीद लर्निंग नहीं होती, ठीक है। इम्प्रिंटिंग में होता क्या है? इम्प्रिंटिंग में लर्निंग इस किस्म की होती है कि ऐसी चीजें जो आफ्टर बर्थ उनको करीब नजर आती हैं, उनसे उनकी एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। उस एसोसिएशन बिल्डिंग को हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग, ठीक है। इम्प्रिंटिंग जो है ये देखिए आपके एक सेंसिटिव पीरियड में होती है, लिमिटेड फेज होता है ये एनिमल डेवलपमेंट में, जिस दौरान इम्प्रिंटिंग हो सकती है, यानी लर्निंग हो सकती है, ठीक है। और सर्टन बिहेवियर जो है वो इस क्रिटिकल पीरियड में, इस सेंसिटिव पीरियड में, जो डेवलपमेंट का बहुत अर्ली पीरियड होता है, इसमें ये बिहेवियर लर्न किए जाते हैं और बहुत रैपिड लर्निंग होती है इम्प्रिंटिंग में, ठीक है। इसमें होता ये है कि न्यू बोर्न या वेरी यंग एनिमल जो है वो एक रिकग्निशन और अट्रैक्शन वाली उसकी एसोसिएशन हो जाती है अपने जो उसके करीबी कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या जो कोई पर्सन हो सकता है, या जो मदर होती है करीब उनसे, यानी पेरेंट्स से। अब इसके को समझने के लिए आप ये देखिए कि जो चिक्स होते हैं, चिकन में ये बिहेवियर फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया कि जो चिकन होते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी हैचिंग के फौरन बाद वो अपनी मदर को फॉलो करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इम्प्रिंटिंग जो है वो इननेट बिहेवियर भी है, यानी जीन्स में इसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये कंजर्व बिहेवियर है, यानी एवोल्यूशन होती भी रही है तो ये बिहेवियर कंजर्व रहा है। कंजर्व वो बिहेवियर रहते हैं जो सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, ठीक है, जिससे उन ऑर्गेनिजम्स का, उनके सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो इम्प्रिंटिंग में सर्वाइवल चांसेस क्या हैं, सर्वाइवल एडवांटेज क्या है कि जो ये जो चिकन्स हैं जो मदर को फॉलो करते हैं, मदर को इम्प्रिंट करते हैं, तो जो ये फॉलो करते हैं उनको ये फायदा होता है कि मदर जो है वो उससे वो फूड सर्च सीखते हैं, वो प्रीडेटर से बचते हैं, मदर उनको प्रोटेक्ट करती है। तो इस वजह से इम्प्रिंटिंग जो है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये कंजर्व बिहेवियर है, और ये नस्ल दर नस्ल ये जो इम्प्रिंटिंग है ये होती रहती है। और इसको यानी कि प्रूव करने के लिए कि इम्प्रिंटिंग बिहेवियर जो है
ये यानी कि एग्जिस्ट करता है, इम्प्रिंटिंग कोई बिहेवियर है जो लर्निंग होती है क्रिटिकल पीरियड के दौरान। तो इस चीज़ के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि हैचिंग के बाद उनको मदर के साथ नहीं रखा गया। हैचिंग के बाद वो जो साइंटिस्ट था लॉरेंस, वो ही इनके सामने था। तो इन्होंने फिर जो चिकन्स थे उन्होंने लॉरेंस को ही फॉलो किया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनके करीब जो भी होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, पेरेंट्स होंगे, कोई ह्यूमन बीइंग होगा, कोई पर्सन होगा, तो वो उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये बड़ा एक रैपिड लर्निंग होगी और उसी क्रिटिकल पीरियड के दौरान ये लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, 13 to 16 आवर्स शॉर्टली आफ्टर हैचिंग, इसी दौरान ये लर्निंग हो जाती है। ठीक है, और लिमिटेड टाइम इंटरवल इसी क्रिटिकल पीरियड के दौरान ही ये लर्निंग जो होती है सो होती है। ठीक है, और इसमें एक स्पेसिफिक बिहेवियर इस लर्निंग से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि जो यंग गीज हैं वो मदर को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए, जो वो मैंने आपको बताया कि जो लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसने क्या किया कि जैसे ही गीज जो है वो हैचिंग के बाद अ, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, लॉरेंस ने उनकी मदर को वहां से गायब किया, खुद वहां पे रहा। तो चंद घंटों के बाद ही गीज ने ये जो है लॉरेंस उसी को एज अ पेरेंट इम्प्रिंट किया, उसी को फॉलो किया। ठीक है, तो इस तरह से जो इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर है वो डेवलप होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये जो स्पैरो है, वाइट क्राउन स्पैरो, मेल स्पैरो, ये इन ये जो बर्ड्स हैं इनके जो सॉन्ग्स होते हैं, जो इनकी चिर्पिंग होती है, ये जो हमें इनकी वो सुनाई देती हैं आवाजें, ये इनकी स्पीशीज स्पेसिफिक साउंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो साउंड्स हैं ये इम्प्रिंट करते हैं, ये अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये देखा गया कि अगर सून आफ्टर हैचिंग इनको अगर पेरेंट्स से सेपरेट रखा गया तो इनकी जो सॉन्ग्स थे वो एबनॉर्मल थे। ठीक है, इन्होंने यानी कि वो सॉन्ग इम्प्रिंट नहीं कर सके जो कि इनकी स्पीशीज के स्पेसिफिक सॉन्ग्स हैं। और अगर इस तरह हो कि इनको पेरेंट्स से आइसोलेट भी कर लिया जाए और इनको एक रिकॉर्डिंग सुनवा दी जाए इनको उस सॉन्ग की, तो ये उसको लर्न कर लेते हैं। ठीक है, यानी उस क्रिटिकल पीरियड के दौरान जो रिकॉर्डिंग ये सुनते हैं ये उसको लर्न कर लेते हैं। इवन के लोकल डायलेक्ट, यानी वो जो इलाकाई लबो लहजा है ना, अगर उसकी रिकॉर्डिंग भी इनको सुनवाई जाए सून आफ्टर हैचिंग, तो ये उसको भी लर्न कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उस क्रिटिकल पीरियड के दौरान जो हैचिंग के बाद 13 से 19 घंटे का पीरियड होता है, उसी डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान जो इनकी एक स्पेसिफिक लर्निंग है वो उस पीरियड के दौरान हो जाती है। ठीक है, और वो एसोसिएटिव लर्निंग है, ये एसोसिएटेड होती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ या पेरेंट के साथ। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो ये जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करना था वो यही था, हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन और इम्प्रिंटिंग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपकी तरफ से, कोई बात ना समझ आई? जी हिनाशिर। मैम मुझे अभी ये जो पढ़ा है स्पैरो के बारे में, इसमें ऊपर कहा है ना कि जो सर सुनाई जाए उसे भी लर्न कर ली, लेकिन कि ही कैन ओनली लर्न द, मुझे इस बात की है। आपकी आवाज कट रही थी, आपका क्वेश्चन क्या ये है कि ये उसको किस तरह से लर्न करते हैं जो कोई भी साउंड सुनते हैं? मैम के नीचे लिखा सॉन्ग ऑफ हिज स्पीशीज, वो सिर्फ किसका सॉन्ग होते हैं और ऊपर लिखा हुआ है ने सुनाया जब वो लिखेंगे। यानी ये इनकी जो लर्निंग होगी वो अपनी ही स्पीशीज के ये उस सॉन्ग को लर्न कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ ये प्रूव किया जा रहा है कि इम्प्रिंटिंग का मतलब है कि उस क्रिटिकल पीरियड के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे इनकी एसोसिएशन बिल्ड हो जाती है, या ये एक स्पेसिफिक सॉन्ग जो है उसको लर्न कर लेते हैं। वैसे तो ये अपनी स्पीशीज के सॉन्ग को ही लर्न करते हैं, लेकिन अगर इनको कोई रिकॉर्डिंग सुनवाई जाए और इनको पेरेंट से आइसोलेट रखा जाए, तो उस रिकॉर्डिंग को ये इम्प्रिंट कर लेते हैं, उसको भी लर्न कर लेते हैं। ठीक है। और अगर इनको रिकॉर्डिंग भी ना सुनवाई जाए और इनको पेरेंट से भी आइसोलेट रखा जा रहा है, तो जो इनकी वो चिरपिंग होगी, इनका सॉन्ग होगा, वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है जी, किसी और की तरफ से कोई क्वेश्चन? मैम जी पूछिए। मैम हमने कहा था कि ये फेस सेंसिटिव लर्निंग है, इसका क्या मतलब है? क्या, कौन सी लर्निंग है? फेस सेंसिटिव लर्निंग इम्प्रिंटिंग पढ़ा था, इस समझ नहीं है। मुझे लफ्ज नहीं समझ आ रहा, आप बोल क्या रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। ये कौन सी फेस लर्निंग है? सेंसिटिव आप मैम, फेस किसी और को अगर समझ आ रही है तो वो मुझे बताइए, मैंने क्या लफ्ज बोला है। जिनको आवाज क्लियर आई है वो बताइए मुझे। मैम मैं कह रहा हूँ फेस सेंसिटिव लर्निंग। सॉरी, आपकी आवाज अभी भी डिस्टॉर्टेड थी, मुझे नहीं समझ आई है। मैम फेर से कह रहे हैं। ये ना आपकी भी वॉइस डिस्टॉर्टेड है। मैम ये कह रहे हैं जी ज़रबाब बोलिए। देना जो जी ज़रबाब आप बताइए क्या बोला इन्होंने? मैम शायद ये फेस का। आप लिखिए मोहसिन नूर, आप लिखिए, मैं आपको वहाँ चैट में से देख के बताती हूँ। हाँ जी, आपने लिखा फेज सेंसिटिव लर्निंग। फेज सेंसिटिव लर्निंग का यही मतलब है ना कि उसी फेज के दौरान, उसी डेवलपमेंटल फेज के दौरान, अर्ली डेवलपमेंटल फेज के दौरान ये लर्निंग होगी, फेज सेंसिटिव लर्निंग है। और उसी दौरान की लर्निंग होगी, उस पीरियड के बाद ये लर्निंग नहीं होगी, उस क्रिटिकल पीरियड के दौरान। तो इस वजह से इस इम्प्रिंटिंग को फेज सेंसिटिव लर्निंग भी कहा जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया मोहसिन आपको ये पॉइंट कि फेज सेंसिटिव लर्निंग इसको क्यों कह रहे हैं, कि उस पीरियड के दौरान अगर ये इम्प्रिंट ना कर सके तो बाद में ये लर्निंग नहीं होगी। मैम इसके हैचिंग के बाद ही हाँ जी बिल्कुल, हैचिंग के बाद उसी अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान ये लर्निंग होगी। ठीक है जी। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? मैम अब नेक्स्ट तो नहीं होनी है। नहीं, मुझे नहीं समझ आई, क्या पूछा आपने? मैम कह रही है क्लास हो गई है, बस की हमने। जी क्लास अभी होनी है, बस थोड़ा सा ही उसमें हम पढ़ेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग ये स्टॉप